दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हमारा शिक्षण कौशल में आज हमारा 8वां चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आज की वीडियो। चैप्टर का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये चैप्टर का नाम है। आगे देखते हैं। इसमें प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन, निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं। प्रबंधन इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकता है या दे सके। अगला पॉइंट है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें अकादमिक क्षेत्र, और दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र, और तीसरा है हमारा वित्तीय क्षेत्र। इसके आगे देखते हैं किसी भी शैक्षिक संस्था के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रविधियां अपनाई जाती हैं। इसमें पहला है एक तंत्रीय, दूसरा है बहुतंत्रीय, तीसरा है जनतंत्रीय या जनतांत्रिक, तीसरा वाला है। अगली हेडिंग है आगे की विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य देखते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला देखते हैं, पहली हेडिंग शिक्षा के प्रमुख संसाधनों को सही प्रकार से क्रियान्वित करना। इसके अंतर्गत देखते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं विद्यालय के प्रमुख संसाधनों को इस प्रकार से क्रियान्वित करना जिससे विद्यालय सही प्रकार से चल सके या चले। अगला है दूसरा पॉइंट इसमें शिक्षकों का शैक्षिक उन्नयन। शिक्षकों का शैक्षिक उन्नयन के अंतर्गत देखते हैं शिक्षण कार्य के साथ साथ शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए भी व्यवस्था करना। और तीसरा है हमारा विद्यालय प्रबंधन के कार्यों का मूल्यांकन। विद्यालय प्रबंधन के कार्यों का मूल्यांकन मतलब जानकारी लेना। कार्यों के मूल्यांकन के द्वारा कमियों का आंकलन करना एवं उन कमियों को दूर करना। और चौथा है हमारा वित्त व्यवस्था का आकलन करना। वित्त व्यवस्था का आकलन करना के अनुसार देखते हैं विद्यालय को सही अनुदान प्राप्त हो इसके लिए वित्त की व्यवस्था करना। विद्यालय को सही अनुदान प्राप्त हो इसके लिए वित्त की व्यवस्था करना। आगे के हेडिंग देखते हैं अपनी प्रबंध समिति। प्रबंध समिति के अंतर्गत देखते हैं संगठन के मामलों का प्रबंध करने के लिए संगठन के सदस्यों को जिस संगठन द्वारा शक्तियां तथा जिम्मेदारियां प्रदान की जाती हैं वह प्रबंध समिति है। आगे प्रबंध समिति में सेवा करने वाले लोगों की संख्या संगठन से अलग होती है। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रबंध समिति की संरचना निम्न प्रकार की होती है। इसमें देखते हैं पहला सरकारी अधिकारी और दूसरा है अध्यक्ष। सरकारी अधिकारी के अंतर्गत कितने लोग आते हैं देखते हैं, और अध्यक्ष के अंतर्गत कितने लोग आते हैं नीचे। तो सरकारी अधिकारी के नीचे जो होते हैं उसके नीचे होते हैं प्रधानाध्यापक के नीचे होते हैं कर्मचारी के अंतर्गत नीचे होते हैं छात्र 2, और उसके नीचे होते हैं अभिभावक 1, और अध्यक्ष के नीचे होते हैं सचिव के नीचे होते हैं कोषाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष के नीचे होते हैं सदस्य। आगे क्या है प्रबंध समिति के अधिकारियों
कर्तव्य निम्नलिखित हैं। प्रबंध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, विद्यालयी विकास के अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वयन करना। और दूसरा है हमारा अनुदान प्राप्ति के अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय के लिए सही रूप में अनुदान प्रदान करना। और तीसरा है हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन के अंतर्गत देखते हैं, शिक्षण कार्य के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना भी प्रबंध समिति का कर्तव्य होता है। और चौथा पॉइंट देखते हैं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, इसमें गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। अगली हेडिंग है हमारी विद्यालय प्रबंधन के विविध सोपान। के अंतर्गत देखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है निर्णय लेना के अंतर्गत देखते हैं, उपक्रम की सफलता प्रशासन के निर्णयों पर निर्भर करती है। और दूसरा है हमारा पॉइंट संगठन के अंतर्गत देखते हैं, कार्य को विभिन्न व्यक्तियों को सोपानों की दृष्टि से उचित समूहों में क्रमबद्ध करने को ही संगठन कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लिखा है नियोजन देखते हैं क्या है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य विधि का पूर्व निश्चय करना ही नियोजन कहलाता है। और चौथा पॉइंट है हमारा निर्देशन के अंतर्गत देखते हैं, विभिन्न नियुक्त अधिकारियों को यह बताना कि उन्हें क्या, कैसे और कब करना है। पांचवा है संप्रेषण के अंतर्गत देखते हैं, कर्मचारियों, ग्राहकों, स्वामियों आदि पक्षों को विद्यालयों के संबंध में जानकारी देता है। और छठवां पॉइंट हमारा है समन्वय स्थापित करना। उपक्रम में इसके अंतर्गत देखते हैं, उपक्रम में काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करके उन्हें साथ लेकर चलना। अगला पॉइंट सातवां वाला बजट बनाने के अंतर्गत देखते हैं, किसी भी कार्य को स्थापित करने में बजट मुख्य भूमिका निभाता है। आठवां है हमारा रिपोर्ट तैयार करना के अंतर्गत देखते हैं, कार्यों के अध्ययन व अवलोकन के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट से कार्यों का पता चलता है। और नौवां पॉइंट है हमारा मूल्यांकन देखते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है यह मूल्यांकन से ही पता चलता है। अगली हेडिंग हमारी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं, शिक्षण का समुचित प्रबंध करना ही विद्यालय प्रशासन या शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। शिक्षण का समुचित प्रबंध करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो एक
सभ्य एवं जागरूक नागरिक होने के लिए शैक्षिक प्रशासन उद्देश्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जो एक सभ्य एवं जागरूक नागरिक होने के लिए आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। प्रशासन शिक्षा का एक क्रियात्मक आधार है। प्रशासन शिक्षा का एक क्रियात्मक आधार स्तंभ है। और उसके आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र निम्नांकित हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र निम्नांकित हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं अपना। पहला है सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत देखते हैं। क्रियाएं के अंतर्गत शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही समाज को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही समाज को शिक्षा दी जाती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत देखते हैं, प्रधानाध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी के प्रत्येक स्तर को प्रधानाध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी के प्रत्येक स्तर को उन्नत बनाया जाता है। और तीसरा वाला देखते हैं वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन वित्तीय संस्थानों, वित्तीय कार्यों और वित्तीय स्थिति व लेखा जोखा को भी छूता है। और अगला है, चौथा पॉइंट है हमारा, क्या है, नियुक्ति क्षेत्र। नियुक्ति क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, सही व्यक्ति का चयन और नियुक्ति के दौरान शैक्षिक प्रशासन सहायता करता है। और पांचवा पॉइंट हमारा देखते हैं, अंतः संबंध तथा सम्मेलन। अंतः संबंध तथा सम्मेलन के अंतर्गत देखते हैं, कर्मचारियों के अंतः संबंधों के मध्य विकास किया जाता है। और आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नांकित हैं। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नांकित है। इसमें पहला देखते हैं, पहला पॉइंट है शिक्षकों का व्यावसायीकरण। शिक्षकों का व्यावसायीकरण के अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय प्रशासक को अपने सहयोगियों के व्यावसायिक अभिवृद्धि में गहरी रुचि लेनी चाहिए। कुछ वर्षों के बाद शिक्षकों के व्यावसायिक समुन्नयन हेतु प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। अगला दूसरा पॉइंट है लचीलापन और स्थिरता। लचीलापन और स्थिरता के अंतर्गत देखते हैं, प्रशासन में गतिशीलता के नियम का पालन होना चाहिए। प्रशासन में गतिशीलता के नियम का पालन होना चाहिए। परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन में भी परिवर्तन लाए जाने चाहिए। और तीसरा है हमारा मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार के अंतर्गत देखते हैं, शिक्षकों को जो भी कार्य दिए जाएं उनकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता का ध्यान रखा जाए। और चौथा पॉइंट है सहानुभूतिपूर्ण सिद्धांत। सहानुभूतिपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय एवं कर्मचारियों के मध्य सहानुभूतिपूर्ण संबंध होने चाहिए। और पांचवा है हमारा भौतिक तत्वों का उचित उपयोग। भौतिक तत्वों का उचित उपयोग के अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय के भवन फर्नीचर का प्रयोग सही प्रकार से होना चाहिए। विद्यालय का भवन और फर्नीचर का प्रयोग सही प्रकार से होना चाहिए।
तो हम आगे की वीडियो देखते हैं अपनी। अगला नंबर 6वां है, विद्यालय प्रशासन का आधार शिक्षा दर्शन। विद्यालय प्रशासन का आधार शिक्षा दर्शन हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखते हैं, विद्यालय व परिवार के प्रत्येक सदस्य के मस्तिष्क में शिक्षा दर्शन के प्रति विचार बना रहना चाहिए। और 7वीं हेडिंग है हमारी, प्रशासनिक भावना का सिद्धांत। प्रशासनिक भावना का सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं, प्रशासनकर्ताओं को कार्यविधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और 8वां है, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत। 8वीं हेडिंग है हमारी, उद्देश्यों की एकता का सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं, कार्यकर्ताओं को उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। और 9वीं हेडिंग हमारी, सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास देखते हैं। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रशासन में कर्मचारियों के मध्य सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। और 10वीं हेडिंग हमारी, कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना। कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखना के अंतर्गत देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन में उच्च स्तर की कार्यकुशलता बहुत जरूरी है। शैक्षिक प्रशासन में उच्च स्तर की कार्यकुशलता बहुत जरूरी है। अगली हेडिंग है हमारी, नई हेडिंग है, शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा। शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत जो हेडिंग है देखते हैं, सचिवालय बेसिक शिक्षा। सचिवालय बेसिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा सचिवालय है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा सचिवालय है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित होता है तथा इसे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगली हेडिंग हमारी, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विधेयक 1972 को अगस्त 1972 में स्वीकृति प्रदान की गई। अगली हेडिंग हमारी, निदेशालय या ब्रैकेट में बेसिक शिक्षा। निदेशालय ब्रैकेट में बेसिक शिक्षा हेडिंग है, उसके अंतर्गत पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अन्य अभिकरण। और अगला पॉइंट है, एक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा देखते हैं, यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। स्कूली शिक्षा, शिक्षा तथा महिला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा शोध करना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत के लिए निर्देशन एवं मार्गदर्शन करती है। दूसरा देखते हैं हम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCTC के अंतर्गत देखते हैं, यह भी एक
स्वायत्तशासी अध्यापक शिक्षा प्रबंधन की शीर्षस्थ निकाय है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1 जुलाई 1995 से लागू किया गया है। और तीसरा पॉइंट है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IGNOU। इसके अंतर्गत देखते हैं 20 सितंबर 1985 को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना है। और चौथा पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म NOS। इसके अंतर्गत देखते हैं पद्धति संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत का एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1989 में स्थापित किया गया। पांचवा देखते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के अंतर्गत देखते हैं NIPA, शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसके अंतर्गत देखते हैं इस संस्थान की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, आज का ये लास्ट चैप्टर था शिक्षा और कौशल के अंतर्गत, और वीडियो भी हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आगे का दूसरा टॉपिक और दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे हम। इसके लिए आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।